अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी वहां पे किसकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, है ना। और हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे क्या किए थे? सॉल्व किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई कर्व है। जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक यहां पे कर्व है, इस तरह से हमारे पास एक कर्व है। अब हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम किसी कर्व की बात कर रहे हैं तो ये जो कर्व है, ये कर्व वहां पे किसी सर्कल का क्या है? नंबर ऑफ सर्कल से मिलकर बना है। अगर हमारे पास कोई कर्व है तो हम बोलेंगे जो भी कर्व है वो नंबर ऑफ सर्कल का कलेक्शन है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने कोई पॉइंट मार्क किया ए, यहां पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया बी, मान लो यहां पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया सी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी कर्व की बात करेंगे तो वो कर्व नंबर ऑफ सर्कल से मिलके बना है। अब जैसे मैंने अगर यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ए पॉइंट को इनक्लोज करके मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है बेसिकली ये किसी सर्कल का क्या रहा होगा? पार्ट रहा होगा वहां पे। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी को वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट की तरह ट्रीट करूं तो ये जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा अगेन किसी सर्कल का क्या होगा? पार्ट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी को इनक्लोज करके एक स्मॉल एलिमेंट लो और ये जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा वो अगेन किसी सर्कल का पार्ट होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस r1 है, यहां पे जो सर्कल बना उसका रेडियस r2 है, और यहां पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस वहां पे r3 है। तो सिमिलरली अगर हम किसी भी कर्व की बात करें, तो ये कर्व नंबर ऑफ सर्कल से मिलके बना है। मान लो यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, मान लो यहां कहीं हमने एक पॉइंट लिया और अगेन यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा अगेन किसी सर्कल का क्या रहा होगा? पार्ट रहा होगा वहां पे। अब यहां पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस मान लो वहां पे r4, इस पॉइंट को बोल दो d। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी कर्व होता है ये कर्व नंबर ऑफ सर्कल से मिलके बना है, लेकिन हर जगह सर्कल का रेडियस वहां पे क्या है? अलग अलग है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट कर रहे हैं r से, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट कर रहे हैं r से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच फिट्स द कर्व एट दैट पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो हमारे पास कोई कर्व दिया है, जैसे ये कर्व दिया है, और मुझे यहां पे कर्व के एक पॉइंट ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक कर्व दिया है, कर्व पे मैंने एक पॉइंट ए मार्क कर दिया है, अब यहां पे मुझे क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्क करना है। तो जिस जगह हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्क या कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सर्कल, डिफरेंट रेडियस के सर्कल को लाके प्लेस करेंगे। जो सर्कल एग्जैक्टली यहां पे फिट बैठ गया, जो सर्कल, मान लिया सर्कल 1 था, ये सर्कल 2, ये सर्कल 3, ये सर्कल 4, तो जिस जगह हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सर्कल को प्लेस करेंगे जिनका रेडियस अलग अलग होगा। तो जिस जगह हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है वहां पे डिफरेंट रेडियस के सर्कल को लाके प्लेस कर रहे हैं। जो सर्कल एग्जैक्ट वहां पे फिट बैठ गया और इस सर्कल का जो रेडियस होगा r1, वही हमारा ए पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा।
तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमको इसको डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लिखो वहां पे, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच फिट्स द कर्व एट दैट पॉइंट। तो अगर मुझे ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 के बराबर है। अगर मुझे बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो वो R2 के बराबर होगा। सिमिलरली सी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो R3 के बराबर होगा। डी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, R4 के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की थ्योरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि उस पॉइंट पे जो सर्कल फिट बैठ जाता है, तो जो उस सर्कल का रेडियस होगा वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। जो पहला फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, वहां पे अगर मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, मान लो यहां कहीं कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस कर्व पाथ पे क्या कर रहा है, चल रहा है, तो हमें मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चलेगा, जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। देखो है कि नहीं वहां पे, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। अब मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल कहां से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, तो उस टाइम पे वो R1 सर्कल का, R1 जो रेडियस का सर्कल होगा, बताओ उसको नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं नेगोशिएट कर रहा है। अब मान लो उस पॉइंट पे हमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाए, मान लो उस पॉइंट पे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया, तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखोगे वहां पे v²/r। समझ में? अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है, तो वेलोसिटी तो हो गई अलोंग द टेंजेंट। वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी तरह से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखोगे v²/r और r हो जाएगा सर्कल का रेडियस, और जो सर्कल का रेडियस होगा वही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो जो भी सर्कल का रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फॉर्मूला हो जाएगा v²/ac। इसको हम कई बार ऐसा भी लिखते हैं, v² वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो है कि नहीं वहां पे, किसी इंस्टेंट पे अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम है और अगर हम किसी तरह से एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करो, डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सर्कल का रेडियस। जो सर्कल का रेडियस होगा वही उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे। तो एक तो ये तरीका है, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है मैथमेटिकल। और मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैथमेटिकली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो आता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन mod of d2y/dx स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है मैथ्स का, जिसके थ्रू हम किसी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, वैसे तो सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां पे इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव भी करते हैं। अब देखो कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं
देखो यहां पे हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, यहां पे बोल रहे हैं वाई एक्सिस। अब मेरे पास यहां पे कोई कर्व दिया है, इस तरह से हमारे पास कोई कर्व दिया है। तो ये हो गया मेरा वहां पे कर्व। अब मुझे करना क्या है, मुझे कर्व के किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कर्व पे एक में स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, है कि नहीं, और इस स्मॉल एलिमेंट का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है वहां पे। तो सबसे पहले यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इस तरह से लो जरा, एक स्मॉल एलिमेंट वहां पे। तो इसको इस तरह से बोलो यहां पे। तो ये मेरा वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट है, इसकी कुछ लेंथ भी रही होगी। तो जिस स्मॉल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट की लेंथ ds है। तो ds को लिखो वहां पे लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट ले रहे हैं A, यहां पे हम ले रहे हैं पॉइंट B। तो कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो A पॉइंट है उस पे अब टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं। A पॉइंट पे कुछ ऐसे टेंजेंट जाएगी वहां पे। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ने मान लो एंगल फॉर्म किया कितना, थीटा। ध्यान है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है किस पे, ए पॉइंट पे। ये कर्व था तुम्हारा। अब जो दूसरी टेंजेंट है, ध्यान ना, ए और बी पॉइंट मेरे बहुत क्लोज हैं। तो एक हमने टेंजेंट ड्रॉप करी है ए पे और उसने एंगल फॉर्म किया थीटा। अब हम बी पे एक और टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं। और बी पे बताओ, बी पे जब हम जाएंगे, जो टेंजेंट ड्रॉप करेंगे उसका थीटा इंक्रीज करेगा, लेकिन ए और बी पॉइंट हमारे क्लोज हैं। तो इसको बताओ, हम थीटा प्लस डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट मेरे क्लोज हैं, तो यहां पे जब हम ए से बी पे जाएंगे तो जो स्लोप बन रहा होगा, ये टेंजेंट ऐसी जा रही कि नहीं जा रही, तो वहां पे बन गया थीटा प्लस डी थीटा। अब क्या करेंगे वहां पे, ये तुम्हारी टेंजेंट ए पॉइंट पे है, ये तुम्हारी टेंजेंट बी पॉइंट पे है। और बताओ टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा। हमने क्या किया है, हमने जो ए बी पॉइंट है उसको सर्कल का पार्ट माना है कि नहीं। ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप किया, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप किया। अब टेंजेंट पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर ऐसा आ रहा होगा, और देखो दूसरा परपेंडिकुलर जो रहेगा वो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो हमने क्या किया है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पे और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी पे। ये जो परपेंडिकुलर रहेगा, ए और बी टेंजेंट है, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, रेडियस होता है। तो इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करो, जिस जगह लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा उस सर्कल का सेंटर सी। तो यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा वहां पे कितना, आर। अच्छा चलो जरा एंगल को चेक करते हैं वहां पे जरा। बताओ जरा एंगल क्या बनेगा वहां पे। देखो जरा, थोड़ा सा डायग्राम को एनलार्ज करना था, एक बार चेक करो जरा। ये ए, ये कर्व था,
यहां पे हमने एक पॉइंट लिया था ए, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉप किया, कितना एंगल थीटा। यहां पे हमने एक पॉइंट लिया बी, ये टेंजेंट ऐसे जा रही है, ये टेंजेंट ऐसे जा रही है, और इसका एंगल था थीटा प्लस डी थीटा। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस डी थीटा। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल होगा। तो ये थीटा, तो चेक करो ये भी, ये डी थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे, देखो चेक करो है कि नहीं है। ये अगर थीटा प्लस डी थीटा है, ये पाई माइनस थीटा प्लस डी थीटा है, तो ये यहां पे चेक करो डी थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। तो ये अगर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल तो ये एंगल डी थीटा। तो चेक करो यहां पे ये एंगल भी डी थीटा है कि नहीं वहां पे, ठीक है ना वहां पे। अब फिर से आते हैं वहां पे। अब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है ना, इस पे ये एंगल वहां पे बन रहा है डी थीटा, और यहां पे हमने इस तरह से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। बोलो अब क्या बोलोगे यहां पे। चलो हो जाएगा। देखो ना फिर से हो जरा, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन थी तुम्हारी वहां पे डी थीटा, है ना। ये लाइन अगर डी थीटा है तो ये लाइन हो जाएगी पाई माइनस डी थीटा। चेक करो है कि नहीं, ये पाई माइनस डी थीटा। फिर यहां पे एक परपेंडिकुलर है, यहां पे एक परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90। बताओ ट्राइंगल ये पूरा जो बन रहा है तुम्हारा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहां पे। चेक करो ये डी थीटा, ये पाई माइनस डी थीटा, ये 90, ये 90, तो ये हो जाएगा 180 पाई माइनस डी थीटा। तो चेक करो ये डी थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे, तभी तो तीनों का सम वहां पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो चेक करो ये जो एंगल आ रहा होगा, ये एंगल भी डी थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे। ध्यान है, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल पाई माइनस डी थीटा 90 90, तो ये एंगल वहां पे क्या हो गया डी थीटा। अब अगले स्टेप में तुम क्या बोलोगे, अगले स्टेप में बोलोगे डीएस वहां पे क्या है, आर्क की लेंथ है, और डीएस को हमने क्या माना है, डीएस को हमने माना है सर्कल का एक पार्ट। उस पार्ट पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर मेरा क्या है रेडियस है। तो पहला रिजल्ट क्या यूज करोगे, पहला रिजल्ट यूज करोगे थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज करो। जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो पहला रिजल्ट आ जाएगा, आर्क हो गई डीएस, ये किसके बराबर, आर डी थीटा के बराबर वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे, जो डीएस रहेगा, डीएस वहां पे हो जाएगा किसके बराबर, आर डी थीटा के बराबर वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर अच्छा अप्रोक्सीमेशन लो जरा। अब बताओ जब हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अच्छा पहला रिजल्ट क्या है, जो भी हमने ए बी स्मॉल एलिमेंट लिया था, ए पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉप किया तो बताओ टेन थीटा किसके बराबर हो गया, टेन थीटा हो गया वहां पे डी वाई बाय डी एक्स के बराबर। देखो एक रिजल्ट ये भी एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है वहां पे। फिर थोड़ा अब अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, ये तुम्हारा कर्व है ना, और इस कर्व पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट को लिया था। बताओ इस स्मॉल एलिमेंट को अगर दोनों पॉइंट बहुत ही पास हैं, इमेजिन करो कि ये दोनों पॉइंट हमारे बहुत ही पास हैं, ये पॉइंट अगर दोनों पास हैं तो ये तुम्हारा ds हो जाएगा,
इसको ज्वाइन करोगे तो ये dy हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली वहां पे क्या होगा, थीटा हो जाएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, अब मैं मान रहा हूं कि वो एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है। एलिमेंट अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो ये डिस्टेंस dx, ये डिस्टेंस वहां पे क्या हो गया, dy, और अगले स्टेप में हम बोल देंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है, तो हम लिख सकते हैं वहां पे कि dx का मतलब हो जाएगा ds cos थीटा, और dy का मतलब हो जाएगा ds sin थीटा। देखो चेक करो अप्रोक्सीमेशन ये है कि नहीं है वहां पे। अब हमें क्या चाहिए वहां पे, तो पहले ये चेक करो वहां पे, हमें एक तो चाहिए dy बाय dx का होल स्क्वायर, और दूसरा चाहिए d2y बाय dx स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू तो बाद में लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो बताओ क्या देगा वहां पे। या ऐसा करो ना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो जो dy बाय dx रहेगा वो हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। देखो इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे टेन थीटा dy बाय dx के बराबर है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगले स्टेप में आ गया d2y बाय dx स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसको क्या करें, वहां पे डी थीटा की जगह हम क्या पुट कर दें, तो dx की जगह पुट कर देते हैं हम डी थीटा, है ना। अभी हमने रिलेशन क्या निकाला था, अभी रिलेशन निकाला था dx का मतलब होता है ds cos थीटा। तो ये जो dx है, इस dx की जगह लिख दो वहां पे ds cos थीटा वहां पे, और अगले स्टेप में तुम्हारा क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर, 1 बाय cos थीटा का मतलब हो गया sec क्यूब थीटा, और d थीटा बाय ds का मतलब हो गया 1 बाय r। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब बताओ सेक क्यूब थीटा को क्या लिखोगे, सेक क्यूब थीटा को लिख सकते हो वहां पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा लिख सकते सेक क्यूब थीटा को वहां लिखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक थीटा का अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन हो जाएगा वहां पे d2y बाय dx स्क्वायर। अब बताओ सबकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये तो हो जाएगा होल टू दी पावर 3/2, यहां पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की जगह पुट करोगे dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो देखो रिजल्ट क्या था, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, अपॉन क्या था, अपॉन था d2y बाय dx स्क्वायर। मॉड इसलिए लिया है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो एक केवल रेडियस है, तो ये हमेशा वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर वहां पे। तो हमने इस रिजल्ट को डिराइव जरूर किया है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना वहां पे आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर
अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी होगी तो इस फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट मैंने कैसे किया है, मैंने वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, सर्कल का पार्ट था, टेंजेंट ड्रॉप करी, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर वहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस, जिस जगह मीट कर गए तो वो सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल हम वहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बुक में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया रहता है बुक में वहां पे कि मान लो ग्राउंड है, हमारे पास ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम कर क्या रहे हैं, ग्राउंड से हम एक पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया। अब पार्टिकल का पाथ क्या है, पार्टिकल का पाथ तो वहां पे पैराबोलिक है, देखो है कि नहीं वहां पर। अगर हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे कुछ पॉइंट है, एक तो वो पॉइंट है जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, फिर एक वो पॉइंट है जब पार्टिकल कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो हमें इन दोनों पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, ये जो हाइट थी, ये हाइट तो h थी, लेकिन ये h हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो हम इस फॉर्मूले को यूज करें या फिर इस फॉर्मूले को यूज करें। इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मालूम है, इसको x मानोगे, इसको y, इसको ओरिजिन पकड़ोगे, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मालूम है। अब वहां पे उसको dy बाई dx निकालो डिफरेंशिएट करके, इसका मतलब है दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, फिर यहां पे कोऑर्डिनेट पुट करो, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ ऑफ रेंज, y कोऑर्डिनेट h, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, उस स्मॉल एलिमेंट को जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट मानो, तो यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लो। अब इस स्मॉल एलिमेंट को तुमने वहां पे क्या मान लिया, पार्ट ऑफ अ सर्कल मान लिया वहां पे। अब जो यहां पे सर्कल का रेडियस होगा, जो यहां पे सर्कल का रेडियस होगा वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और हमें मालूम है यहां पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग क्या होती है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और वो होता है v0 cos थीटा वहां पे। अच्छा, जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा उसको हमें डिवाइड करना है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। अब बताओ यहां पे एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, तो यहां पे एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो g है। तो अगर b पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v0 cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो जो भी B पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट A, तो पॉइंट A पे एक स्मॉल एलिमेंट लो जरा। इस स्मॉल एलिमेंट को अब तुम मान लो यहां पे पार्ट ऑफ अ सर्कल। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, एक्सेलरेशन अभी कहां लग रहा है, एक्सेलरेशन तो लग रहा है g नीचे की ओर। हमें क्या करना है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लेना है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही सर्कल का सेंटर C होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस है। अब बताओ ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा,
अब बताओ ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है कि नहीं है? अब बताओ जी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो वो यहां पे क्या है, जी कॉस थीटा है। यहां पे जो जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है जी कॉस थीटा। तो ए पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ए पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट पे है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे है, बी पॉइंट पे है। क्लियर वहां पे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इस तरह से लो कि यहां पे एक बिल्डिंग है, यहां पे हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से, तो इसको हम थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अब जब पार्टिकल को हम 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। वहां पे बिल्डिंग की कुछ भी हाइट रही होगी और हाइट सफिशिएंट है, बिल्डिंग की हाइट सफिशिएंट, इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि पार्टिकल बहुत जल्दी ग्राउंड को हिट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो जब मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग की हाइट सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि पार्टिकल ग्राउंड को हिट नहीं कर रहा है बिफोर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं एयर में है, मान लो पार्टिकल यहां कहीं है। अब क्या करोगे, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट मानोगे और इस स्मॉल एलिमेंट को तुम वहां पे किसी सर्कल का पार्ट मान रहे होगे वहां पे। अच्छा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होगी और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, तो वो तो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करो, वी वाई इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0, क्यों 0 है, कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। जी डाउनवर्ड टाइम टी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जी लो 10। अब ध्यान रखना, नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि वेलोसिटी कहां है, नीचे की ओर है। तो उस टाइम पे अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में एक तो वेलोसिटी का, इसको ऐसा कर दो, उस पॉइंट पे अगर जाओगे तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट। अच्छा, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो 100 प्लस 100 तो v हो जाएगा वहां पे 10√2 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं है, वहां पे जो वेलोसिटी वहां पे बनेगी वो बनेगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है कितना एंगल फॉर्म करेगी, तो ये फॉर्म कर रही है एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया वी एक्स अपॉन वी वाई, ये हो गया 1। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो tan थीटा होगा, tan थीटा हो जाएगा वी एक्स अपॉन वी वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 1 का मतलब है थीटा जो है, थीटा आ गया वहां पे कितना, 45 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। हमें करना क्या है, अगर इस पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब हो गया 200। देखो है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बताओ एक्सेलरेशन वी वाई के अलोंग है कि नहीं है यहां पे, और हमें मालूम है जी का जो एंगल बन रहा है वो एंगल 45 बन रहा है।
भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है। बताओ अब जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जी साइन 45। तो इसको डिवाइड करो किससे? जी साइन 45 से। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 10 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। वेलोसिटी का स्क्वायर 200 अपॉन जी साइन 45, साइन 45 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20√2। तो 20√2 मेरा वहां पे क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब इसको दूसरे मेथड से भी चेक करते हैं कि आंसर इतना बनेगा या नहीं बनेगा। तो दूसरा जो मेथड था वो था ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का। अभी कितना निकल क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल क्या है? 20√2। तो ये ध्यान रखना है, इसको अब चेक करते हैं। अब क्या करो, यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस। अब बताओ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी? तो वहां पे याद होगा एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था वहां पे v0 इंटू टी, है ना। इसको हमने ओरिजिन माना है। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी माइनस क्या था? हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट था कि नहीं था? y नॉट जीरो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो, तो जो भी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी वो थी माइनस जी बाई टू। टी की वैल्यू पुट करी थी तो रिजल्ट आ गया था एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। देखो है कि नहीं है? टी की जगह पुट कर दो तो ये हो गया एक्स बाय वी नॉट का होल स्क्वायर। अब मुझे अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो एक तो मुझे डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, दूसरा चाहिए मुझे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो? डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट। अच्छा पहले वैल्यू पुट कर दो। जी कितना? 10, 2 वी नॉट का स्क्वायर, पहले तो ये चेक कर लो वैल्यू कितनी आ गई। तो 10, तो ये हो जाएगा -1/20 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा पे। अब सबसे पहले कैलकुलेट करो डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा -2x/20, तो ये हो जाएगा -x/10। अगले स्टेप में इसको हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा -1/10। अब इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हो तो r इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें x मालूम होना चाहिए। कब कैलकुलेट करना है x? x हमें कैलकुलेट करना है जब t की वैल्यू 1 है। बताओ t की वैल्यू 1 पुट करो। t की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वहां पे -1, -1 का स्क्वायर 1 टू दी पावर 3/2। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर डिवाइड कर दो मॉड से, तो मॉड आ गया 1/10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2। बताओ अब इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2। तो चेक करो, इसको लिख सकते हैं 20√2। देखो है कि नहीं वहां पे। 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 20√2। और यही रिजल्ट हमारा यहां से भी निकल के आया था। तो इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करेंगे जब हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी होगी। अगर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन नहीं है तो कोशिश क्या करो? वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर निकालो और उसको डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, फिर मैं इस लेक्चर को क्या करता हूं? कंक्लूड करता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्ट्री विथ कांस्टेंट स्पीड। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्ट्री विथ कांस्टेंट स्पीड
फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट द पॉइंट x इक्वल्स 0 इफ द ट्रेजेक्टरी हैज द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक कर्व है और ये कर्व पैराबोला के फॉर्म में है। बताओ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, यही हमारा पैराबोला है कि नहीं है वहां पे? तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर ये मेरा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो ये मेरा वहां पे स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? तो ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्टरी एक्स वाई विथ कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट द पॉइंट x, 0। तो किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच रहा है और इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है और हमें फाइंड आउट करना है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, a दिया है वहां पे कांस्टेंट। तो देखो सबसे पहले क्या करें, अगर इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लें वहां पे dy बाय dx क्या दे देगा, 2ax। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे d2y बाय dx स्क्वायर तो ये आ गया 2a। अच्छा, dy बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब x 0 है। बताओ x की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब r क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0, 1 अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर। तो हम बोलेंगे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो जाएगा वहां पे कितना, 1/2a। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे क्या थी, इक्वेशन बहुत सिंपल थी, डिफरेंशिएट करना हमारे लिए क्या हो गया था, इजी था। अब मान लो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। बताओ इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी तो v है कि नहीं है, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। अच्छा, अब उस टाइम पे एक जगह लिख लो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 1/2a। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें करना है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड करना है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ए वाई है कि नहीं है वहां पे? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, टाइम के साथ। तो पहले निकालो वहां पे dy बाय dt, तो ये तो हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसके बराबर, a, x स्क्वायर का 2x इंटू dx बाय dt। देखो है कि नहीं वहां पे? अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 2ax dx बाय dt का मतलब हो गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वो हो जाएगा v। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करें। बताओ 2av dx बाय dt, v कांस्टेंट है ध्यान रखना। फिर से अब चेक करोगे तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो जाएगा 2a इंटू dx बाई टी v। अब फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब फिर से चेक करोगे वहां पे, अच्छा फिर से चेक करोगे वहां पे तो r जो रहेगा वो तुम्हारा हो जाएगा 1/2a। देखो है कि नहीं है वहां पे? देखो चेक करो वैल्यू सही लिखी है कि नहीं लिखी वहां पे। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा 2ax इंटू v। ध्यान है ये फॉर्मूला ये भी बता रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है।
लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन तो हो सकता है, तो ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, फिर डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हमने यहां पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया। तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो r हो जाएगा वहां पे कितना, 1/2a। देखो है कि नहीं है वहां पे, तो ये जो रहेगा यही होगा वहां पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो हम लोग दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड कर रहा है कौन सी चीज गिवन है। कई बार ये मेथड इजी होता है, कई बार ये मेथड वहां पे क्या होता है, इजी होता है वहां पे। तो अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगेज की बुक में या फिर और कोई बुक देखोगे तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता है। आगे जब हम वर्क पर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन अगर किसी बुक में मिलते हैं तो उस क्वेश्चन की वहां पे प्रैक्टिस कर लो, और बाकी ये फॉर्मूला तुम्हें वहां पे क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मेरा सर्कुलर मोशन का एक तरह से लास्ट होगा, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे होंगे बैंकिंग ऑफ कर्व की या बैंकिंग ऑफ रोड की, और बाद में हम बात करेंगे वहां पे किसकी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। क्लियर? तो अब तुम्हें करना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की थ्योरी पढ़ो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो अब इसको।